अध्याय 2 लेक्चर नंबर 3 में आज का टॉपिक है भारत में संघीय शासन व्यवस्था। मतलब भारत में संघीय शासन व्यवस्था है तो कैसे कार्य करता है, कैसे व्यवस्था बनाया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो संघीय और एकात्मक दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सत्ता कई स्तर पर बंटा होता है, सरकार की शक्तियां कई स्तर पर बटी होती हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि पूरा के पूरा पावर एक जगह सेंट्रलाइज होता है और बाकी जितने भी विभाग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, वे सारे उसके अंडर काम करते हैं, उसके अधीन काम करते हैं। तो भारत के संघीय शासन व्यवस्था की रूपरेखा क्या है, कैसे तैयार किया गया है? तो पहला है कि भारत में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। दो प्रकार की कर सकते हैं, दो स्तर की कर सकते हैं, एक ही बात है। या भारत में दो सरकारें होती हैं, एक राज्य स्तर पे होता है जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार, और एक सरकार होता है देश स्तर का जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, और या तो उसके उस देश के नाम से बोला जाता है, जैसे भारत सरकार। चलिए, अब ये संघीय शासन व्यवस्था में अब सोचने वाली बात है कि दो प्रकार की सरकारें होंगी या दो सरकारें होंगी, राज्य और केंद्र। तो आखिर इन दोनों के बीच तालमेल भी होना चाहिए और इन दोनों की जिम्मेवारियां भी अलग अलग होनी चाहिए, या स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से कार्य किस सरकार के अधीन आएगा और कौन से कार्य किस सरकार के अधीन नहीं आएगा। यानी कौन सा काम राज्य सरकार करेगी और कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी, यह स्पष्ट होना चाहिए। तो हमारे संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य एवं अधिकार बांट दिए गए हैं। यानी जो अपना संविधान बना हुआ है, उस संविधान के द्वारा केंद्र सरकार के कार्य और उसके कितने अधिकार होंगे, राज्य सरकार के कार्य और उसके कितने अधिकार होंगे, उसको क्या कर दिए गए हैं, बांट दिए गए हैं। तो उसे समझ में आ जाएगा कि केंद्र सरकार क्या करेगी और राज्य सरकार क्या करेगी। तीसरा, इसमें यह व्यवस्था किया गया है और आपके भी मन में आता होगा कि आखिर ये दो सरकारें हैं, तो जो भी कार्य हम देखते हैं उसमें कौन कौन से कार्य केंद्र सरकार के अधीन है और कौन कौन से राज्य सरकार के अधीन है। क्योंकि भारत की राजनीति में जबरदस्त इसका फायदा उठाया जाता है। कुछ कार्य जो केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार उसका नाम तक नहीं लेता है। कुछ कार्य जो राज्य सरकार ने कर रखा हो, केंद्र सरकार उसका नाम नहीं लेता, अगर दोनों जगह की सरकारें एक ही पार्टी के न हो तब। कई एक बार ऐसा देखा गया है भारतीय राजनीति में कि केंद्र सरकार कुछ चीजें किसी राज्य के अंदर करना चाहती है, लेकिन वहां की राज्य सरकारें उसे करने से रोक देता है। मतलब डायरेक्ट नहीं रोक सकता, कोई भी राज्य डायरेक्ट नहीं रोक सकता, वो पैंतराबाजी तरीका से, ताकि वो काम करेगा तो उसका नाम हो जाएगा, केंद्र सरकार ने काम किया, इलेक्शन में उसको बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे भी राजनीतिक पॉलिटिक्स चलते रहते हैं, बहुत सारे चीज। तो मोटा मोटी हम ये जान ले कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आता है। तो इसका है कि जो विषय यहां, विषय का मतलब हिंदी, इतिहास, भूगोल, मैथ से नहीं है। यहां विषय का अर्थ कार्य से है, विषय का अर्थ कार्य से है। तो जो विषय देश के लिए महत्व रखता है,
उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी जो विषय देश के लिए मायने रखता है उस पर कौन कौन कानून बनाते हैं? केंद्र सरकार। जैसे रक्षा, सेना, उसका नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। बैंकिंग, यानी बैंक के भी नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार। संचार, संचार मतलब समझते हो? कम्युनिकेशन, संचार का मतलब जैसे मोबाइल हुआ, रेडियो है, टीवी है, नेटवर्क सिस्टम है, सैटेलाइट है, ये सारे जो एक जगह से दूसरे जगह जो सूचनाएं का आदान प्रदान होता है, जिसके माध्यम से सब सिस्टम क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो इस पे भी कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार का। ऐसे बहुत सारे। चौथा, जो विषय राज्य के लिए महत्व रखता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे मैं इसका हम एग्जांपल ले सकते, जैसे है जेल, स्वास्थ्य, और शिक्षा इत्यादि, बहुत सारा हो जाएगा। अब देखो, इसके बावजूद चलिए, इसके बाद पांचवा एक टॉपिक इसका बनता है कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं, कुछ ऐसे भी विषय हैं जो देश माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्व रखता है। ठीक, यानी कुछ ऐसे भी कार्य हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो देश और राज्य दोनों के लिए महत्व रखता है। तो इस पे कानून कौन बनाएगा? तो इस पे हाँ, दोनों कानून बनाएगा, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन दोनों कानून बनाए तो फिर तो टकराव हो जाएगा। मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का। सही है? तो अपने से भी कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। देश की सरकारें सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है वो। तो कुछ ऐसे विषय हैं, समझ सकते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखता है। यदि दोनों सरकारें इस पर कानून बनाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो इन सब पॉइंट से संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया। दो प्रकार के सरकारें हैं तो इनके अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया। इनमें जो देश के लिए महत्व रखा उस पर केंद्र सरकार को दे दिया गया। जो राज्य के लिए स्थानीय महत्व रखता है वो
राज्य सरकार के पास है, और कुछ ऐसे विषय है, कुछ ऐसे काम है जो राज्य और देश दोनों के लिए महत्व रखता है, उस पर दोनों कानून बना सकता है। अगर दोनों कानून बनाए तो कौन सा मान्य होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा। अब जैसे कुछ अधिकार से, जैसे देखो बिहार में शराबबंदी है, अब राज्य सरकार के ऊपर था, वो बंद भी कर सकता है और खोल भी। लेकिन अगर यही देश में लागू हो जाए, केंद्र सरकार कानून बनाए कि इस देश में शराब नहीं बिकेगा, तो राज्य सरकार को मानना ही मानना है, पूरे देश में बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वोपरि है। चलो इसको नोट कर ले। 3 महीना और परीक्षा का रह गया ज्यादा से ज्यादा, और इसके बावजूद नहीं पढ़ पा रहे हो ठीक से, कालिक हो गए और परीक्षा टाइट होने की संभावना है। वो पहले वाला जमाना चल गया है, इसलिए ध्यान दें। चलिए नोट में एक पॉइंट बताना था। देखिए, जो विषय राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए महत्व रखता है, या जो विषय राज्य और देश दोनों के लिए महत्व रखता है, ऐसे मामले को समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी प्रश्न पूछा जाए कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं, या समवर्ती सूची क्या है, तो क्या इसका जवाब देंगे? ऐसे मामले जो राज्य और देश दोनों के लिए महत्व रखता है ना, या ऐसे विषय, ऐसे कार्य जो राज्य और देश दोनों के लिए महत्व रखता है, ऐसे मामले को जिस सूची में रखा गया है उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। समझ सकते हैं? कैसे भी जवाब दे सकते हैं अगर समझ में आ जाता। यानी जो विषय राज्य और देश दोनों के लिए महत्व रखता है, ऐसे मामले को समवर्ती सूची में रखा गया है। कई बार समवर्ती सूची का मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। राज्य सरकार का कहना होता है मेरे अधिकार क्षेत्र में है, और केंद्र सरकार का कहना होता है मेरे अधिकार क्षेत्र में। कई बार ऐसे मामले कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। भारत में भाषा, तो भारत में भाषा की बात की जाए तो सबसे पहले संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान सभा में भाषा के मामले पर लगभग 2 दिनों तक बहस चला था, और 2 दिन में भी फाइनल नहीं हो पाया था कि देश की राष्ट्रीय भाषा किसे रखा जाए। इसका कारण यह था कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और किसी एक भाषा को महत्व देना मतलब किसी एक क्षेत्र के लोगों को महत्व देना हो गया। आज भी और उस समय लगभग 40% लोग हिंदी भाषी थे, आज भी है, उस समय भी थे। फिर भी भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। दर्जा देना और हो जाना अलग अलग चीज है। तो उस समय ऐसा बहुत सारा बातचीत हुआ होगा, 2 दिन बहस चली। 2 दिन के बहस में समझ सकते हो 299-265 लोग के करीब डेली 250 लोग अवेलेबल रहा करते थे उस सभा में। बहस हुआ होगा, उसका निपटान तो हो नहीं पाया। तो अंततः एक संविधान सभा द्वारा यह माना गया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा को हिंदी को दर्जा दिया जाए। बाद में दक्षिण भारत के लोगों के विरोध करने के कारण यह कह दिया गया कि राज्य सरकारें चाहे तो अंग्रेजी में भी काम कर सकती है। अब एक भाषा होता तो उस पर कोई काम करता। भाषाएं कितना हो गया? 2 नहीं, बहुत सारा, यानी अंग्रेजी में भी छूट हो गया। फिर
फिर उसको लेकर आवाज बुआल आंदोलन हुआ होगा, फिर हो गया कि चलो कोई बात नहीं, क्षेत्रीय भाषा में भी काम कर सकते हो अपने। और जैसे बंगाली में, कन्नड़ में, और क्या होता है, द्रविड़ भाषा, मलयालम, ऐसे बहुत सारे भाषा, इसमें भी काम के छूट दे दिया गया। इसलिए भाषा भारत का कोई तय नहीं हो पाया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सा रहेगा। बस हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, इसलिए ये कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा या भारत के राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये मान लिया जाता है, लेकिन है नहीं एक्चुअली। चलिए अब अमूल बातों पे आते हैं। ये सुनने सुनाने की बात थी, इतिहास था कि हुआ क्या क्या होगा। 1991 में जनगणना हुआ। जनगणना कितने वर्षों पे होता है? 10 सालों पे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1881। भारत में पहली बार जनगणना 1881 में हुआ था। उस समय इंडिया के जनरल गवर्नर लॉर्ड रिपन नाम के आदमी था। इतिहास पढ़ोगे तो उसमें बात आएगा। अब देखो जनगणना में जब आता है, अच्छा हम लोग तो किताबों में पढ़ते हो चाहे कहीं पेपर में कि भारत में इतने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में हैं, इतने प्रतिशत लोग मजदूरी करते हैं, इतने प्रतिशत लोग व्यवसाय में हैं। तो ये कैसे होता है? कैसे जानते हो सब? कैसे पता चलता है? जो जनगणना करने आता है वो आपका नाम, एड्रेस, उम्र तो सब लिखवे करता है। इसके बाद ये भी पूछता है ना कि आप पढ़े कितना है, ये भी पूछता है कि आप पेशा कौन सा करते हैं। बात समझ आ रहा है? तो मान लिया जाए कि जितने लोग कृषि लिखवाएंगे तो पूरे देश के लोग कितने लोग कृषि करते हैं उससे काउंट हो जाता है, और कुल जनसंख्या से उसका प्रतिशत निकल जाता है, कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में है। उसमें भाषा भी पूछता है कि कौन सा भाषा बोलते हैं। तो 1991 के जनसंख्या में ऐसा पाया गया कि 1991 के जनगणना में ऐसा पाया गया कि देश की कुल आबादी में जो लोग अपनी अपनी भाषा लिखवाए थे उसको देखा गया तो कुल 1500 प्रकार की भाषाएं आई। कितने प्रकार के? 1500 प्रकार की भाषाएं आई। अरे 1500 एक्चुअली, अब मान लो कोई भोजपुरी बोल दिया, देखो दिमाग लगा ना 1500 पूरा कैसे होगा। बिहार में पूछा होगा तो कोई क्या बोला होगा? भोजपुरी। कोई मगही बोला होगा, कोई फिर एक और भाषा होता है अपने यहाँ भोजपुरी का ही, अरे मगही के बाद एक और होता है, कुछ बोला जाता है। तो भोजपुरी में ही 4-5 किस्म की भाषा हो गया। अच्छा, भोजपुरी हिंदी से रिलेटेड भाषा देखा जाए तो भोजपुरी हिंदी से रिलेटेड है, पंजाबी भी हिंदी से रिलेटेड है, राजस्थानी भी हिंदी से रिलेटेड है, मराठी जो भाषा बोला जाता है वो संस्कृत से रिलेटेड है, बंगाली वो भी संस्कृत से रिलेटेड है। तो यानी कि कुल मिला के एक ही भाषा को तोड़ ममोड़ के बहुत सारी भाषाएं बोल देने से कितना पड़ गया था? 1500। इस सब को रिलेशन को हटा दिया गया। इसके रिलेशन को हटा के मूल भाषा को देखा गया कि भोजपुरी जो लोग बोलते हैं उसमें 4-5 किस्म मत बनाइए, एक ही किस्म रहने दीजिए। ऐसे सबों को इकट्ठा करके देखा गया कि भारत की प्रमुख भाषाएं जो देखा गया अलग अलग रूपों में वो मात्र 114। कितना है? 114। लेकिन भारत में भाषाओं को मात्र 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और इन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये आपको 2 क्वेश्चंस आज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। और भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। ये 2 मूल बातें हैं। तो इसमें 22 भाषाओं को
संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यानी भारत में बहुत सारी भाषा है, उसमें से कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा को। भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए अगला टॉपिक है, चलिए वैसे जानकारी के लिए पूछ लेते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। ऐसा ही अंदाज कर सकते हो। यूपी, बिहार, राजस्थान, मोटा मोटी पंजाब हरियाणा भी हिंदी ही बोलता है, वही का थोड़ा सा पता नहीं, वो अपना टोन वगैरह मिला लेता है ना। हाँ, हिमाचल प्रदेश है ना। जम्मू वाले भी अगर वो अपने रीजनल लैंग्वेज को छोड़ दें तो हिंदी ही बोलते हैं आमतौर पे। तो इस तरह से ऐसे ही देख लो कि आधी भारत क्या बोलता है? लगभग हिंदी। चलिए अगला टॉपिक है इसमें, भारत में विकेंद्रीकरण यानी समझते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव, वितरण, बांटना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, या भारत में सत्ता में विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं? तो भारत में जो सत्ता है वो कई स्तरों पर है। नहीं, भारत में सत्ता के जो बंटवारा है वो कई स्तरों पर है, जिससे हम भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। आसान सा जवाब है। भारत में सत्ता का स्थानांतरण कई स्तरों पर है, जिसे भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। चलिए लेक्चर 3 में इतना नोट कर लीजिएगा।